चलिए, आज जो है हम 10वीं का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो तो करीब करीब खत्म हो चुका है। आज जो अभ्यास प्रश्न है आपके 10वीं के चैप्टर 10 के जो अपन ने लिया था, इस अध्याय 10 के जो अभ्यास प्रश्न हैं अलग अलग पेज नंबर पे दे रखे हैं। कुछ प्रश्नों को अपन ने पहले सॉल्व कर लिया है, लेकिन बाकी जो है पेज नंबर वाइज अपन डिस्कस करते हुए उनको चलते हैं। जितना हो सकता है इस वीडियो में लेते हैं, बाकी का नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए पेज नंबर 185 की बात करते हैं हम। पेज नंबर 185 आप बुक में देखिए, अपनी किताब को पास में रखिए और पेज नंबर 185 देखिए, जहां पर ये 4 प्रश्न दिए हुए हैं आपके। सबसे पहला प्रश्न जो है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित कीजिए। तो अवतल दर्पण के मुख्य फोकस को हम कैसे परिभाषित करते थे? हमने पहले बताया था अवतल दर्पण किसको बोलेंगे? ये जिसका जो है तल क्या हो, दबा हुआ हो, इस प्रकार का। तो ये मुख्य अक्ष रहता था, तो मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समानांतर जो प्रकाश किरण आती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसको अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये परिभाषा अपन दे सकते हैं। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा दीजिए, तो हम क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ये आपकी परिभाषा हो गई। ठीक है, ये परिभाषा हमने पहले भी वहां बता रखी है, जब अपन ने वीडियो किया है उसके अंदर भी इसको बता रखी है, तो वहां पर भी आप जाके और देख सकते हैं। ये पहले का आंसर आपको इतना सा लिखना है, बस। क्या आंसर लिखना है कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरा प्रश्न, एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये दूसरा प्रश्न दिया हुआ है। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या को हम r से बताते हैं, तो r = 20 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। और पूछा क्या है कि इसकी फोकस दूरी ज्ञात करो, मतलब f ज्ञात करना है, फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि जो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी है उसके बीच में जो संबंध होता है, जो रिलेशन होता है, वो होता है f = r/2। f = r/2 हम जानते हैं, ऐसा करके अपन लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि f = r/2। अब r कितना है? 20, तो यहाँ वैल्यू रख दो, r की जगह रख दिया 20/2, तो ये कट गया, तो f = कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, तो दूसरे का आंसर इस टाइप से निकल जाता है कि एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो वक्रता त्रिज्या r बराबर, वक्रता त्रिज्या को r से बताते हैं, वक्रता त्रिज्या r बराबर इतना है, तो फोकस दूरी निकालना है। ये संबंध होता है f = r/2, इसके अंदर वैल्यू रखी, तो f बराबर आपका आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका दूसरा वाला प्रश्न भी इस तरीके से हल हो जाता है। आइए अब देखते हैं अपन तीसरा क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न क्या है इसके ऊपर पेज? तीसरा प्रश्न आपका जो दिया है वो क्या है? उस दर्पण का नाम बताइए, उस दर्पण का नाम बताइए जो बीम का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। सीधा तथा आवर्धित, देखिए यहाँ पर सीधा तथा आवर्धित, आवर्धित मतलब बड़ा, बड़ा बना सके। तो ऐसा दर्पण जो है आपका अवतल दर्पण होगा। इसका आंसर अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अवतल दर्पण वस्तु का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। बस इतना सा आंसर है। अभी क्यों बनाता है ये? जो अपने अवतल दर्पण से प्रतिबिंब जब हमने बनाए थे तो हमने देखा था कि एक कंडीशन उसके अंदर आती है ऐसी, जब हम अवतल दर्पण की बात करते हैं, तो अवतल दर्पण की बात करते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि ये आपका फोकस होता है इसमें और ये आपका ध्रुव होता है। तो इनके बीच में यदि आप वस्तु रखते हो, फोकस और ध्रुव के बीच में, तो ऐसी स्थिति में ये प्रकाश किरण यहाँ से ऐसे गई, तो ये वापस कहाँ से होके जाएगी? समानांतर गई तो फोकस से होके जाएगी, है ना, यहाँ से होके जाएगी। दूसरी बात अपन करते थे
कि सीधी सीधी जाएगी तो ये इसको पीछे की तरफ अपन बढ़ाएंगे, इधर की तरफ ये नहीं बढ़ेगी, यहाँ से यहाँ लेगा, यहाँ से यहाँ, ये पीछे की तरफ बढ़ेगी ऐसी, और ऐसी इस टाइप से बढ़ेगी, और यहाँ प्रतिबिंब बनेगा इसका। तो ये स्थिति बनेगी। तो ये कौन सी कंडीशन में बनेगी, जब फोकस और ध्रुव के बीच में अगर वस्तु को रखा जाता है अवतल दर्पण के अंदर, तो ऐसी स्थिति में उसका बड़ा प्रतिबिंब हमको प्राप्त होता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। पहले ही प्रश्न आया करते थे कि शेविंग बनाने के लिए कौन से उसका उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का यूज किया जाता है कि अपन जो है उसको पास में रखते हैं कि हमारा चेहरा जो है वो उसके ध्रुव और फोकस के बीच में आ जाए, जिससे जो दाढ़ी होती है, हल्की हल्की दाढ़ी होती है, ये भी बड़ी नजर आए हमको, और बड़ी नजर आए और उससे हम शेविंग करने में आसानी हो जाती है। तो शेविंग करने के लिए कौन से दर्पण का यूज किया जाता है, तो अवतल दर्पण का यूज शेविंग करने के लिए किया जाता है। ये भी इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। तो दूसरे में भी आपको कुछ नहीं लिखना है, आंसर आपको ये लिखना है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बीम का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो अवतल दर्पण वस्तु का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। कैसे बनाता है ये मैंने बता दिया आपको कि अवतल दर्पण को के अंदर जब वस्तु को अपन ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तो उसका सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्या प्रश्न है, अगला प्रश्न है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में, पश्च दृश्य दर्पण मतलब पीछे देखने वाला जो हम लगाते हैं, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। सीधी सीधी सी लैंग्वेज में यदि कहूँ तो जो मोटरसाइकिल या जो कार वगैरह है उसमें जो साइड ग्लास लगे रहते हैं, तो जो आपके मोटरसाइकिल है या कार है उसमें जो साइड ग्लास लगे रहते हैं, उस साइड ग्लास में उत्तल दर्पण लगा हुआ होता है। तो जो आपका क्वेश्चन है वो यही है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं पीछे देखने के लिए, सीधा सीधा प्रश्न ये बन रहा है। तो देखिए सीधी सी बात है कि जो उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है, उत्तल दर्पण सदैव वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। बात समझ में आपको। पहली तो बेसिक चीज ये है कि उत्तल दर्पण सदैव वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है और साथ में छोटा बनाता है, सीधा और छोटा बनाता है। यदि आप प्रतिबिंब रचना में आप लोगों ने समझा है उधर वीडियो में जाकर, नहीं समझा हो तो समझिए, ये सब चीजें मैंने बहुत अच्छे से वहां समझा रखी है। तो उत्तल दर्पण सदैव वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा बनाता है। तो इसलिए एक तो रीजन ये है कि इसलिए उत्तल दर्पण, क्योंकि अगर हम किसी चीज को पीछे की तरफ देख रहे हैं तो उस कोई चीज, कोई वाहन पीछे से आ रहा है तो वो हमको सीधा ही नजर आना चाहिए। यदि हम उसको उल्टा नजर आने लग गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। इसलिए उत्तल दर्पण हमेशा क्या करता है, सीधा प्रतिबिंब बनाता है और छोटा, वस्तु के आकार से छोटा बनाता है। तो इसलिए उत्तल दर्पण को एक तो वरीयता दी जाती है। पहला रीजन तो ये है। दूसरा रीजन ये होता है कि जो इसका दृष्टि क्षेत्र है वो बहुत बड़ा होता है। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र, दृष्टि ढंग से लिख देता हूं मैं, दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब बहुत सीधे से हुआ कि जो उत्तल दर्पण है उसका कैसा रहता है, अपन ने देखा है उधर तो उत्तल दर्पण इस टाइप से रहता है ना। अब उत्तल दर्पण इस टाइप से रहता है तो ये इधर से भी कोई प्रकाश किरण आ रही है तो उसको भी ले लेगा, इधर से भी आ रही है तो उसको भी ले लेगा, इधर से भी आ रही है तो उसको भी ले लेगा, इधर से भी आ रही है तो उसको भी ले लेगा, है ना। तो इसका जो दृष्टि क्षेत्र है वो बहुत बड़ा होता है, मतलब बहुत चारों तरफ से प्रकाश किरणों को ये अपने ऊपर आने देता है। तो इसलिए जो है हमको कहीं से भी वस्तु का प्रतिबिंब हमको प्राप्त हो जाता है। तो ये दो मुख्य कारण हैं कि हम उत्तल दर्पण को वरीयता देते हैं, वरीयता देते हैं, मतलब उत्तल दर्पण को हम उसके अंदर रखते हैं। इसके दो मुख्य कारण यही हैं। एक तो उत्तल दर्पण सदैव वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, और दूसरा उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। तो ये दोनों चीजें हैं, ठीक है। तो ये इस पेज के आपके क्वेश्चन आंसर खत्म हुए। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है आपका पेज नंबर 188, पेज नंबर 188 पर दो प्रश्न दिए हुए हैं, ये देख लीजिए आप।
पहला प्रश्न है उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। पहला क्वेश्चन की बात करें अपन तो उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं, उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं तो वक्रता त्रिज्या दी है r इज इक्वल टू कितनी दी है 32 सेंटीमीटर। तो ये वही है जो हमने पहले किया था, ये हम जानते हैं, है ना, हम जानते हैं, क्या जानते हो कि f इज इक्वल टू कितना होता है r/2। यहाँ अपने को क्या ज्ञात करना है, f ज्ञात करना है। तो f इज इक्वल टू r/2 मतलब f बराबर r की जगह आपने वैल्यू रख दी कितनी 32/2, काट दिया इसको तो ये 16, तो f बराबर 16 सेंटीमीटर है ना। और उत्तल दर्पण की है तो ये पॉजिटिव आएगी। आप ये बात बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना। वैसे अपन थ्योरी में उधर समझाया है पूरा, आप लोग उधर देख सकते हो कि उत्तल चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, है ना, इनकी फोकस दूरी हमेशा क्या लेंगे पॉजिटिव। और अवतल की बात करें तो लेंस हो या दर्पण हो, इसकी फोकस दूरी हमेशा नेगेटिव रहेगी। ये जो है ये अपने दिमाग में आप एक तरफ से बिठा के रखना इसको, ठीक है। और जो समझाया है वो क्यों है पॉजिटिव आती क्यों नेगेटिव आती है ये अपन ने थ्योरेटिकल में उधर समझा रखा है। तो आप लोग वो वीडियो देखो ढंग से, तो उसके अंदर ये सब क्लियर है कि उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण की चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो है इनकी दूरियां पॉजिटिव और नेगेटिव आती है। फोकस दूरी की बात अपन करते हैं, है ना, एफ की बात करते हैं अपन। तो यहाँ पर f इज इक्वल टू 16 पॉजिटिव आएगी क्योंकि ये आपका जो है उत्तल दर्पण की बात करें तो ये आपका पहले का आंसर इस तरीके से यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। आप लोग देख लें, वो सरल है, सिंपल है वो। नेक्स्ट जो है दूसरा वाला जो प्रश्न है, इसमें क्या है दूसरा वाला प्रश्न, कोई अवतल दर्पण है ना, कोई अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, अपने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी बीम का 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी बीम का मतलब u है ना। तो u अवतल दर्पण है तो u इज इक्वल टू कितना हो गया -10 सेंटीमीटर, ठीक है। किसी अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी बीम का 3 गुना आवर्धित बड़ा और दैट इज इम्पोर्टेंट वास्तविक प्रतिबिंब। तो अब देखिए आवर्धन क्षमता हमने पढ़ रखी है उधर, तो आवर्धन क्षमता m होती है तो m इज इक्वल टू कितना है, आवर्धन क्षमता 3 गुना दी है और कौन सा दिया है, वास्तविक दिया है। तो वास्तविक जब भी होता है प्रतिबिंब तो आवर्धन क्षमता ऋणात्मक आती है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा अपने को कि चूंकि प्रतिबिंब वास्तविक है इसलिए m इज इक्वल टू -3 हुआ है ना, u इक्वल टू -10 m इज इक्वल टू -3। तो ये आपको ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हो रहा है, ये आप जब उधर आवर्धन का और उसका जो वीडियो बना रखा हुआ जाके आप देखोगे तो ये सब चीज समझाइए कि प्रतिबिंब वास्तविक क्यों होता है, वास्तविक होता है तो ऋणात्मक क्यों आता है, या आभासी होता है धनात्मक क्यों आता है, तो ये उधर देखिए। लेकिन इस जो न्यूमेरिकल है उसके परिप्रेक्ष्य में अपन बात कर रहे हैं। तो अवतल दर्पण अपने सामने रखिए। अब अवतल दर्पण जो है वो किस टाइप से होगा, ये इस टाइप से होगा अवतल दर्पण, है ना, और इसके सामने इधर वस्तु रखी है तो ये इसका ध्रुव है, तो इससे उल्टी दिशा में नापेंगे तो वो चिन्ह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये सब चीजें मैंने समझा रखी है उधर चिन्ह परिपाटी में। तो यहाँ पर u कितना आ गया -10 सेंटीमीटर, m कितना आ गया -3। करना क्या है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। प्रतिबिंब की दूरी निकालना है, इट मींस v इज इक्वल टू हमको फाइंड आउट करना है कि v। अब m, u और v में एक संबंध होता है जो हमने देखा है आवर्धन क्षमता के अंदर कि m इज इक्वल टू, एक तो देखा था h डैश अपॉन h होता है और इज इक्वल टू -v अपॉन u होता है, ये होता है। तो अब h डैश अपॉन h की तो जरूरत ही नहीं है, तो हम m इज इक्वल टू इसका यूज करेंगे -v अपॉन u का। तो देखो m की जगह वैल्यू रखी कितनी -3, -v आपका ऐसा कैसा, u की जगह वैल्यू रखी -10, तो क्रॉस गुणा किया इसका इसमें तो ये कितना हो गया 30, माइनस माइनस तो हो गया प्लस और इधर आ गया -v, तो v इक्वल टू कितना हो गया -30 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया आपका, है ना, v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, -30 सेंटीमीटर, मतलब इस तरह भी बनेगा वो, और -30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो ये जो है इस पेज के ये दोनों क्वेश्चन जो है ये आपके खत्म होते हैं। इसके बाद अपन फिर नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आगे आता है। देखिए ये आपका फिर आगे अपन बढ़ते हैं इससे। तो पेज नंबर 194 वाले जो प्रश्न है ना, पेज नंबर 194 आप निकाल के देखिए,
वहां पर जो प्रश्न है वो अपवर्तनांक से संबंधित जितने भी प्रश्न है वो सब प्रश्न मैंने अपवर्तनांक वाला जो वीडियो है जो बनाया था अलग से वीडियो, उसके अंदर वो सब सॉल्व करवा रखे हैं। तो आप वो प्रश्न जो है अपवर्तनांक वाले वीडियो से सॉल्व कर लीजिए, वहां पर वो पूरे एक एक करके और 4-5 ही प्रश्न के ऊपर अपन ने डिस्कस कर रखी है, तो वो वहां से देख लीजिए। इस 194 से जब अपन आगे चलते हैं तो ये आपका आता है कि पेज नंबर 203 पर ये 3 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न पेज नंबर 203, पेज नंबर ये कितने के हैं 203 के। 203 पर जो प्रश्न दिया है, पहला दिया है किसी लेंस की एक डायऑप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। किसी लेंस की एक डायऑप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। देखिए हम जानते हैं कि जो लेंस की क्षमता है, लेंस की क्षमता का जो फार्मूला हमने पढ़ रखा है, लेंस की क्षमता इसको हम P से बताते हैं। तो P इक्वल टू होता है 1/f मीटर में, है ना। ये हम जानते हैं कि लेंस की क्षमता का जो फार्मूला है P इक्वल टू 1/f मीटर में होता है, और इसको अपन डायऑप्टर से बताते हैं, D से बताते हैं डायऑप्टर से। तो यहाँ पे अपने को किसी लेंस की एक डायऑप्टर क्षमता को परिभाषित करना है। तो एक डायऑप्टर क्षमता को परिभाषित करना है, मतलब यदि अपन ऐसा लेंस लें कि जिसकी फोकस दूरी क्या हो, f इज इक्वल टू 1 मीटर हो, f इज इक्वल टू कितनी हो 1 मीटर हो, तो ऐसी स्थिति में इसके अंदर अपन रखें तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/1D, है ना। मतलब P इक्वल टू 1D, ठीक है। मतलब ये हुआ कि लेंस की क्षमता के आधार पे अपन डायऑप्टर को परिभाषित कर सकते हैं कि यदि कोई लेंस जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो, यदि कोई लेंस जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उसकी क्षमता एक डायऑप्टर कहलाएगी। ये इसको परिभाषित हो सकता है। किसी लेंस की एक डायऑप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए, तो हमारा उत्तर क्या होना चाहिए कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उस लेंस की क्षमता एक डायऑप्टर कहलाएगी। ठीक है, पहले का आंसर मिल गया आपको। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। ये लिख के और अपन इसको इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया है। एक डायऑप्टर अपन किसको बोलेंगे कि कोई लेंस ऐसा लें जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उस लेंस की जो क्षमता है वो एक डायऑप्टर कहलाएगी। सेकंड जो क्वेश्चन है, कोई उत्तल लेंस, कौन सा लेंस लिया है, कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है। 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है। क्या बना रहा है, प्रतिबिंब बना रहा है। इसका मतलब V दे रखा है ना। और बात किसकी कर रहे हैं, उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं। यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी जाए, मतलब कि आपको U जो है वो फाइंड आउट करना है, सीधी सी बात है ना। सुई कहाँ रखी जाए, यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा हो जिस साइज का बिंब है ना, उसी साइज का बन रहा हो जिस साइज का आपका क्या है, बिंब है। तो देखिए थोड़ा सा इसको अगर अपन देखें तो ये आप उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं। ये उत्तल लेंस का मुख्य अक्ष है, ये आपका जो है प्रकाशिक केंद्र है उसका O, ये आपका F है, ये आपका 2F है, ये सब अपन ने बता रखा है। ये भी आपका F होता है और ये भी आपका 2F होता है। तो यहाँ जब सामान्यतः सिर्फ अगर यहीं तक क्वेश्चन करना हो कि लेंस के सामने कहाँ रखी जाए, तो हम बता सकते हैं कि यदि साइज सेम होती है तो हम 2F पर अगर वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब उल्टा यहाँ पर बनता है और बराबर बनता है, उल्टा बनता है, तो 2F पर ही बनेगा। इस टाइप से जो है प्रतिबिंब आपका बनेगा, फोकस से होके जाएगा और ये क्रॉस करेगा और दूसरा यहाँ से सीधा ऐसे जाएगा और ऐसे क्रॉस करेगा, तो ये प्रतिबिंब बनता है। ये स्थिति बनती है कि कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ से लेके और यहाँ तक की दूरी कितनी है, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है ना। कहाँ बन रहा है, तो 2F पर बनेगा, लेंस के दाईं ओर 2F पर बनेगा। तो पहली बात तो ये है कि सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी जाए, ये निकालना है। इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का है। तो V दे रखा है आपको 50 सेंटीमीटर, V 50 सेंटीमीटर दे रखा है। अब इसमें जितनी ऊंचाई ये दे रखी उतनी ऊंचाई ये दे रखी, मतलब h/h डैश जो है h/h इज इक्वल टू कितना दे रखा है 1। सेम साइज है, मतलब h/h इज इक्वल टू 1। और चूंकि वास्तविक बन रहा है, देखो यहाँ पर वास्तविक लिखा हुआ है, मतलब m इज इक्वल टू कितना हो गया, -1 हो गया, -1 हो जाएगा। तो m अभी बताया था मैंने कि m इज इक्वल टू जब वास्तविक बनेगा तो वो क्या होगा, -1 होगा।
तो v इक्वल टू तो 50 सेंटीमीटर दे रखा है, एच डेज अपॉन एच इज इक्वल टू -1, एम इज इक्वल टू -1। तो अब ये चीजें यदि अपने को पता है तो हमको निकालना क्या है, ये इसमें बार बार मैं कह रहा हूँ। कहाँ रखी जाएगी, तो 2f पर रखी जाएगी, ये तो हो गया क्लियर। यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा हो जिस साइज का बीम है। लेंस की क्षमता भी ज्ञात करना है। अब देखिए क्षमता ज्ञात करना है मतलब आपको P इक्वल टू 1/f ज्ञात करना है ना। 1/f तो फोकस दूरी चाहिए, कहीं पे भी फोकस दूरी का इसमें जिक्र नहीं है, मतलब हमको यहाँ पर फोकस दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर हमको दिया हुआ है v दे रखा है, m दे रखा है और u भी हमको निकालना है कि कितनी दूरी पर है, ये भी हमको निकालना है। साथ ही साथ f भी हमको निकालना है, दो चीज निकालना है। तो माइंडसेट क्लियर है अपना कि v कितना है, 50 सेंटीमीटर है, पॉजिटिव है, उस तरफ बनेगा है। तो 50 है, u आपका पता करना है, f पता करना है और m दे रखा उसने -1। -1 क्यों लगाया, क्योंकि इसने वास्तविक प्रतिबिंब दिया है। ठीक है, इसलिए -1 लगाया। -1 क्यों आया, क्योंकि साइज बराबर है, जितनी बड़ी वस्तु है उतनी ही बड़ी जो है प्रतिबिंब है। तो यहाँ देखिए आप, हम फार्मूला हम जानते हैं कि m इज इक्वल टू कितना होता है, -v/u होता है। m इज इक्वल टू -v/u होता है। तो इसकी जगह -v की जगह अपन लिख दें -15/u है, और m की जगह हमने लिख दिया क्या, -1। तो -1 आपका जो है, नहीं सॉरी ये तो प्लस है ना, v तो प्लस है। तो u इज इक्वल टू कितना आ गया, देखो u इज इक्वल टू आ गया -15 सेंटीमीटर। तो u जो है वो 50 सेंटीमीटर होगा अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरफ रखेंगे तो u 50 आ गया। और v कितना आ गया आपका, v ऑलरेडी पहले से हमने मान रखा है, v कितना है 50 सेंटीमीटर। तो u भी -50 है, v भी 50 है। अब अपना जो फार्मूला है लेंस वाला उसमें रखें अपन, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v -1/u, ये लेंस सूत्र होता है। लेंस सूत्र देखिए, सवाल थोड़ा बड़ा है, ये लेंस सूत्र होता है। तो 1/f इज इक्वल टू, क्योंकि हमको निकालना क्या है, f निकालना है, u तो निकल गया, f भी निकालना है, तो f निकालना है तो इसके अंदर रखा। तो इसके अंदर आप रखोगे तो 1/f इज इक्वल टू 1/v मतलब 50 -1/-50 है ना, u माइनस है। तो इसी को आप आगे सॉल्व करोगे तो 1/f इज इक्वल टू 1/50 प्लस 1/50। यहाँ बात कर रहे हैं अपन, तो 1/f इज इक्वल टू 50 तो आपका लघुत्तम आया, और ये हो गया आपका 1 + 1 मतलब कुल मिला के 2/50 मतलब 1/25। तो f इज इक्वल टू आ गया आपका 25 सेंटीमीटर। क्या आ गया, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर। तो f कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना क्या है, हमको तो p निकालना है भाई, लेंस की क्षमता पूछा है उसने, क्षमता निकालना है, मतलब अपने को f भी निकालना और f के साथ साथ p भी निकालना है। तो p निकालना है तो p के लिए f का भी चाहिए, क्योंकि फार्मूला होता है क्षमता का, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता p इक्वल टू क्या होता है, 1/f मीटर में। मीटर में चाहिए, फोकस दूरी काय में चाहिए, मीटर में, है ना, फोकस दूरी मीटर में चाहिए। तो इसलिए इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर को मीटर में यदि अपने को लिखना है तो कितना होगा, 0.25 मीटर। ठीक है ना, 25 सेंटीमीटर को मीटर में अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो p इक्वल टू कितना हो गया, देखिए यहाँ पे 1/0.25, ये मीटर में आ गया है ना। और ये जो आएगा ये काय में आएगा, डायरेक्टर में, क्षमता काय में आएगी, डायरेक्टर में। तो इस पॉइंट को यदि हटाऊं मैं तो 2 जीरो लगा दूं ऊपर, 2 जीरो लगा दूं तो 25 एकम 25, 25 चौ 100। तो p इक्वल टू कितना आ गया, +4d, ये इसकी क्षमता आ गई +4d। तो ये आपका सवाल देखिए, ये पूरा क्वेश्चन नंबर 2 इस हिसाब से होगा। एक बार फिर से देख ले इसको, कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है। तो v इक्वल टू 50 सेंटीमीटर ले लिया। यदि यह सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी जाती है, यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा हो जिस साइज का बीम है ना, मतलब h/h क्या है, बराबर है, बराबर है मतलब वास्तविक बन रहा है, मतलब -1 इसमें आ गया है। यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बीम है, तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। हमने क्या किया कि u निकाला पहले, है ना, m से अपन ने u निकाला, u निकालने के बाद में u v दोनों आ गए, तो उससे फिर हमने लेंस फार्मूले में रख के f निकाला।
है, और एफ निकालने के बाद में फिर लेंस की क्षमता वाले में रख के और निकाला प्लस 4d। तो ये आपका न्यूमेरिकल्स है, 10th स्टैंडर्ड है, तो आपको 1-2 बार 3 बार इसको समझना पड़ेगा धीरे धीरे, और फिर आपको करना पड़ेगा इसको। और अगर आप 2-3 बार इसको रिवाइज करके देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि इसने क्या दिया है और क्या निकालना है। ठीक है, तो ये दूसरा वाला क्वेश्चन आपका इस तरीके से कंप्लीट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट प्रश्न इसके अंदर है कि ये बहुत सरल है। 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। अब ये 2 नंबर में क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं। तो 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस, किसकी बात कर रहे हैं? अवतल लेंस। अवतल लेंस की फोकस दूरी काय में नापते हैं? हमने पहले ही बोला नेगेटिव होती है, तो f इज इक्वल टू, बिल्कुल शान से लिख दो आपकी -2 सेंटीमीटर, है ना। ये दिया है, क्या दिया है? अवतल लेंस की फोकस दूरी f इज इक्वल टू -2 सेंटीमीटर हो गई। अब निकालना क्या है? लेंस की क्षमता निकालना है। क्षमता निकालने के लिए फोकस दूरी काय में चाहिए? सेंटीमीटर में नहीं चाहिए, मीटर में चाहिए। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो f इज इक्वल टू, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या करते हैं अपन? 100 का भाग देते हैं। ये कितना हो जाएगा? 2/100 मीटर, है ना। 2/100 मीटर हो गया। तो इसको कैसे करेंगे? तो अब आपको क्षमता निकालना है, तो P इक्वल टू कितना होता है? P इक्वल टू होता है 1/f मीटर में। यहाँ वैल्यू रख दो 1/-2/100, है ना। तो P इक्वल टू 100 ऊपर आ गया, 100/-2 हो गया, और ये डायरेक्टर में आएगी तो 2 से काट दिया तो कितना आ गया? 50। तो P इक्वल टू आ गया आपका -50 डायरेक्टर D। तो जो अवतल लेंस है जो यूज किया है इन्होंने, उसकी जो क्षमता है वो कितना आ रही है आपकी? -50d आ रही है। काय में दिया हुआ है इसको? अरे यार मीटर में ही दे रखा है, पर मैं सेंटीमीटर में ले लिया है। चलिए, यदि सेंटीमीटर में है तो इस तरीके से होगी, और अगर मीटर में दिया है तो मीटर में दिया है। चलिए, इसको मैंने सेंटीमीटर में कर दिया, कोई बात नहीं। ये यहाँ पर मैंने सेंटीमीटर लिखा, देखो थोड़ा सा अंतर हो गया लिखने में, ये मैंने सेंटीमीटर लिखा, लेकिन आपकी बुक्स में इसको क्या दिया हुआ है? मीटर में दिया हुआ है। तो मीटर में अगर होगा तो f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -2 मीटर हो जाएगा। तो ये तो और सरल हो जाएगा, f इज इक्वल टू -2 मीटर हो गया। तो इसको तो चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, सीधा P इक्वल टू 1/f में रखा, तो P इक्वल टू कितना आ गया आपका? 1/2, मतलब P इज इक्वल टू 0.5 डायरेक्टर। ये सीधा आ गया 0.5 डायरेक्टर, -0.5 डायरेक्टर, P इज इक्वल टू -5। तो ये तो बहुत सरल है, आपकी बुक में जो सवाल दे रखा हो तो बहुत सरल है। f इज इक्वल टू -2 मीटर है, और डायरेक्ट P इक्वल टू रखा, तो P इज इक्वल टू माइनस, यहाँ और साफ लिख देता हूँ, माइनस है साथ में डायरेक्टर, तो P इक्वल टू -0.5 डायरेक्टर। ये आंसर आपका। तो ये आपकी बुक में ये वाला चीज दिया हुआ है, तो आपको अगर ऐसे नहीं करना है तो बुक के हिसाब से करो। तो ये मीटर में अगर दे रखा हो तो ये, सेंटीमीटर में दे रखा तो कन्वर्ट करके करना पड़ेगा। मैंने दोनों बता दिया आपको। अब आपको जैसा भी जमे दोनों उतारना हो तो दोनों उतार लीजिए, ठीक है। चलिए, अब आगे जो नेक्स्ट इसका जो है वो नेक्स्ट चीज जो है, वीडियो भी लंबा होता जा रहा है, लेकिन मैं फिर भी आपको इसके जो ऑब्जेक्टिव हैं पेज नंबर 204 के ऊपर, आप लोगों की बुक के अंदर ही है पेज नंबर 204 पर, तो ऑब्जेक्टिव बारे में और अपन डिस्कस कर लेते हैं, और उसके बाद में ये वीडियो खत्म करते हैं। फिर जो न्यूमेरिकल्स रहेंगे उन न्यूमेरिकल्स को अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। 5-7 न्यूमेरिकल और हैं, उनको अपन अगले वीडियो में देखेंगे। तो जो ऑब्जेक्टिव के लिए आप जो अभ्यास प्रश्न है उसका पेज आप ओपन कर लीजिए, ठीक है। पेज नंबर 204 के ऊपर, 204 आपने निकाल लिया होगा। देखिए, इसमें निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? ये पहला ऑब्जेक्टिव है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। तो इसके अंदर आप मिट्टी को राइट कर लीजिए, हैं, क्योंकि जो जल, कांच और प्लास्टिक है ये तीनों पारदर्शी पदार्थ हैं, और पारदर्शी पदार्थ को लेंस बनाने में उपयोग में लाया जा सकता है, जबकि मिट्टी जो है वो अपारदर्शी है, इसलिए उसका उपयोग नहीं किया जा सकता। अगला जो है, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? अभी हमने एक सवाल के अंदर किया था कि जो अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है,
तो ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका ध्रुव है, ये इसका फोकस है। तो एकमात्र स्थिति इसके अंदर बनती है कि ध्रुव और फोकस के बीच में यदि कोई वस्तु रखी हुई है तो वो ही वस्तु जो है आपकी जो आपका सॉरी इस टाइप से अपन बनाएंगे इसको, यहाँ से ऐसे आएगा ये, तो ये पीछे की तरफ बढ़ाएंगे इसको यहाँ पर, और दूसरा यहाँ से ऐसे आएगा और ऐसे जाएगा तो इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, तो ऐसे ये सीधा और बड़ा बनेगा, है ना। ये मैंने अभी वो इससे पहले ही इसी वीडियो के अंदर अपन ने बात करी थी कि जो दाढ़ी वाली बात करी थी, दाढ़ी बनाने के लिए या शेविंग बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो क्यों किया जाता है? क्योंकि बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और तो कहाँ रखेंगे जब बनेगा? ध्रुव और फोकस के बीच। तो इसके अंदर क्या दिया हुआ है? किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो देखिए इसमें जो दिया हुआ है, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में नहीं होना चाहिए। क्या है? ध्रुव और फोकस के बीच में। कौन सा ऑप्शन है इसमें? डी वाला ऑप्शन। डी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट कर लीजिए, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। ये दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होगा, तभी जो है प्रतिबिंब बड़ा और सीधा बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे? तो ये भी मैंने अभी बताया था आपको, बात ही बात में बताया था कि ये जैसे है उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है, ये इसका प्रकाशिक केंद्र है, ये इसका फोकस है F1 है, ये इसका 2F1 है, ये F2 है और ये 2F2 है। तो ये सब हमने बताया है कि यहाँ पर यदि कोई वस्तु रखी हुई है तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब जो है यहाँ पर बनेगा और बराबर बनेगा। मतलब 2F2 पर अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो 2F2 पर ही उसका प्रतिबिंब बराबर बनेगा, उल्टा बनेगा। तो 2F2 मतलब फोकस से डबल, ये फोकस है F1 और ये 2F1 है, 2F1 मतलब फोकस से दुगनी दूरी के ऊपर, दोगुनी फोकस के ऊपर रहेगी। तो इसमें देखिए लेंस के मुख्य फोकस पर नहीं, फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर, ये वाला करेक्ट है, दूसरा वाला फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर है ना। ये फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पे यदि वस्तु रखोगे तो वो समान साइज का बनेगा। क्लियर हुआ होगा आपको। अगला क्या है? किसी गोली दर्पण तथा किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर। किसी गोली दर्पण और किसी पतले गोली लेंस, एक दर्पण लिए दिया है और एक लेंस दिया है, दोनों की फोकस दूरियां कितनी? -15 सेंटीमीटर। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, अब ये तो मैंने आपको गुटवा दिया है कि यदि फोकस दूरी नेगेटिव आ रही है ना, ऋणात्मक है, इसका मतलब चाहे वो दर्पण हो, है ना, चाहे वो लेंस हो, कुछ भी हो, तो वो क्या होगा? कौन सा होगा? अवतल, है ना। यहाँ वो पूछ रहा है कि F कितना है? -15 सेंटीमीटर है, नेगेटिव है, तो एक दर्पण दिया है और एक लेंस दिया है, तो वो क्या कौन से होंगे? तो दोनों ही कौन से होंगे? अवतल होंगे, 100% दोनों अवतल होंगे। तो इसमें पहले ही ऑप्शन राइट है, दोनों अवतल लिखा हुआ है, वो दोनों अवतल इसमें करेक्ट है। ठीक है। इसके बाद में पांचवा, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवत दर्पण। तो दर्पण कौन सा है? देखिए, अब जब हम अवतल की बात कर रहे थे तो अवतल में तो अपने को फोकस और ध्रुव के बीच में अपन खड़े रहे तो ही हमारा प्रतिबिंब सीधा प्राप्त होता है, अदरवाइज उल्टा प्राप्त होता है। लेकिन जब हम उत्तल दर्पण की बात कर रहे थे, उत्तल दर्पण की बात कर रहे थे, हमने वो साइड ग्लास की भी बात करी थी, तो उसमें हमने कहा था वस्तु चाहे कहीं पे भी हो तो इसका प्रतिबिंब तो बनेगा, सीधा बनेगा, लेकिन वो कौन सा बनेगा? आपका छोटा बनेगा, ये कहा था। लेकिन बनेगा तो सही। तो यार एक तो उत्तल दर्पण भी हो सकता है, दूसरा और समतल दर्पण भी हो सकता है। समतल दर्पण में भी आप सामने कहीं पे भी रहोगे तो आपका प्रतिबिंब जो है सीधा बनेगा। तो दोनों हो सकते हैं, उत्तल भी हो सकता है और समतल भी हो सकता है। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है वो राइट है, या तो समतल होगा अथवा उत्तल होगा, चौथा वाला आपका करेक्ट है। ठीक है। अब छठा जो ऑब्जेक्टिव क्या है? किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो उत्तल लेंस 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस नहीं, उत्तल लेंस 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का नहीं, छोटे आ जाएंगे तो उससे 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस भी बहुत दूर हो जाएगा। हमको क्या चाहिए कि हम तो F इज इक्वल टू, इसमें ये करेक्ट होगा,
सी वाला ऑप्शन सही होगा। 5 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होना चाहिए। वह जो ऑप्शन है आपका वो क्या है, देखिए 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण का उपयोग करके हम बीम का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम बीम का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बीम का दर्पण से दूरी का परिसर क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होना चाहिए, प्रतिबिंब बीम से बड़ा है अथवा छोटा है, इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का एक किरण आरेख भी बनाइए। तो ये पूरा आपको करके देखना है। ये लगभग 15 सेंटीमीटर पर ही इसका होना चाहिए वापस, क्योंकि आपने दिया है ना इसको, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, बीम से बड़ा अथवा छोटा बराबर ही बनेगा। तो ये बना के आप बता सकते हो। फिर 8वां और देख लीजिए आप, निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। हाँ, ये पूछा जाता है, तो ये भी देख लें आप। इसमें ऊपर वाले में जो है दर्पण के पीछे बनता है। जो अगर 7वें की बात करें अपन, तो अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, दर्पण के पीछे आभासी, सीधा और बड़ा बनेगा। दर्पण के पीछे आभासी, सीधा और बड़ा, वो उससे आप बना के देखोगे ये स्थिति है। दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा। ये जो लास्ट वाली कंडीशन है वही कंडीशन आपकी रहेगी इसके अंदर, है ना। अब 8वें वाले में क्या है, किसी कार का अग्रदीप, हेडलाइट। तो हेडलाइट की बात अपन करते हैं, तो हेडलाइट के अंदर अवतल दर्पण उपयोग में किया जाता है। तो दर्पण के प्रकार लिखा हुआ है, तो उसमें आप लिख लीजिए आगे, किसी कार का अग्रदीप या हेडलाइट जो है वो अवतल दर्पण की बनी होती है। किसी वाहन का पश्व दर्पण, वही अभी अपन ने बात करी, तो उसमें उत्तल दर्पण यूज़ किया जाता है। सौर भट्टी, सौर भट्टी में भी क्या होता है, सौर भट्टी के अंदर भी क्या होता है कि वो भी इकट्ठा करने वाली बात होती है। तो इकट्ठा अपन किससे कर सकते हैं, अवतल दर्पण से कर सकते हैं। तो सौर भट्टी के अंदर अवतल दर्पण का यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार से ये 8 ऑब्जेक्टिव थे, मैंने आपको करवा दिए हैं। अब इससे आगे जो क्वेश्चन नंबर 9 से लेके और 17 तक है, इसके लिए अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। तो यहाँ तक के जो अभ्यास है वो आप करिए। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए और कमेंट्स करिए, तथा अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।